स्वागत है बच्चों क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में। और इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स। इसके पहले पार्ट 1 में हमने देखा था परिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल ही आसान। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अगर किसी संख्या को इस रूप में नहीं लिख पाए, हम p/q के रूप में नहीं लिख पाए, तो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि p/q के रूप में तो परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लें। स्क्वायर रूट 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल। मैंने यहाँ 4 का वर्गमूल नहीं लिया है, क्योंकि 4 का वर्गमूल या तो +2 होता है या -2 आता है, तो वो परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो उसके बाद 3 के बाद वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका वर्गमूल 3 या -3 हो जाता है। तो इसे इस रूप में कह सकते हैं हम कि वैसे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का घनमूल, 3 का घनमूल, 4 का घनमूल, 5 का घनमूल, 6 का घनमूल, 7 का घनमूल, 8 का घनमूल नहीं, 8 का घनमूल हमें नहीं ले सकते, क्योंकि 8 का घनमूल में हमें आंसर मिलेगा उसका 2 मिलेगा, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और ये घनमूल को इस तरह से भी हम लिखते हैं, यानी वैसे धनात्मक पूर्णांकों का घनमूल जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं हो, वह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पाई का मान हम देख रहे हैं 3.14159265 इत्यादि, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह रिपीट नहीं हो रहा है। कोई भी अंकों का श्रृंखला इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, जैसा कि परिमेय संख्या में होता है इसके दशमलव प्रसार में। और पाई का सन्निकट मान हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के सम्स को हल करने के लिए। 22/7 इसका सन्निकट मान होता है। और लेकिन ये पाई का सन्निकट मान होता है यह 22/7, लेकिन यह पाई के एक्चुअल मान के बराबर नहीं है, क्योंकि पाई का मान दशमलव प्रसार इसका बढ़ता ही जाता है। अब दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का थोड़ा सा और देख लें हम। 1.232232223 ... यहाँ आप देखें कि 2 यहाँ पे है, फिर 3 है, 2 2 बार आ गया, फिर 3, फिर 2 3 बार आ गया, फिर 3 ... यानी यह बढ़ते जाएगा। और इसमें कहीं पर भी हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते। अगर यहाँ 2 3 2 3 2 3 करके इस टाइप से बढ़ता, तो केवल 1.23 के ऊपर एक दंड का चिन्ह लगा देते, यानी बार लगा देते, तो वह परिमेय संख्याएं हो जाती। लेकिन यह तो 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, ये 3 बार, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी देखें 3.04, एक बार 0 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 4 बार 0 है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से जो बढ़ता जाएगा वह अनवसानी हुआ, यानी कि अशांत हुआ, एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार हुआ इसका।
अनावर्ती दशमलव प्रसार यानी कि उसका दोहराव नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। यहाँ पे आप नोट में ध्यान में रखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से असंख्य हैं। दो संख्याओं के मध्य असंख्य अपरिमेय संख्याएं विद्यमान रहती हैं। जिस तरह से दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं भी असंख्य होती हैं, उसी तरह से दो संख्याओं के मध्य असंख्य अपरिमेय संख्याएं रहती हैं। याद रखेंगे आप बच्चों कि परिमेय संख्या और दूसरा अगर हम लोग संख्या लें, दूसरी संख्या लें अपरिमेय संख्या है, तो इनका योग जो है वह अपरिमेय संख्या ही होती है। और पहली संख्या परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय लेने पर और घटाने पर जो परिणामी संख्या मिलेगी वह अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगी। अब गुना भी अगर करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय में तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन गुना में अपवाद है। क्या अपवाद है? यदि प्रमेय संख्या 0 हो जाए और अप्रमेय संख्या से उसे गुना किया जाए तो 0 मिलता है, वह अप्रमेय नहीं होकर परिमेय संख्या होती है। भाग में भी देखेंगे कि पहली संख्या 15 लिया प्रमेय संख्या और दूसरी अप्रमेय संख्या लिया वर्गमूल 6, दोनों को भाग करने पर हमें अप्रमेय संख्या मिल रही है। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए, अगर पहली संख्या प्रमेय संख्या 0 है और दूसरी अप्रमेय संख्या वर्गमूल 8 है तो भाग करने पर हमें परिमेय संख्या मिल रही है। नेक्स्ट के लिए संक्रिया फिर वही जोड़, वही घटाव, वही गुना, वही भाग। लेकिन इस बार बदलाव कैसा है? इस बार बदलाव है कि पहली संख्या अप्रमेय है और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। पुनः अगर जोड़ते हैं कुछ बदलाव करके अपरिमेय संख्याओं में, जैसे कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ देखिए कि प्लस में है स्क्वायर रूट 5 और माइनस में है स्क्वायर रूट 5। अगर इसको जोड़ा जाए तो 4 और 3 तो 7 हो गए और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 प्लस और माइनस में है तो 0 हो गए। यानी हमें जो 7 मिला वह परिमेय संख्या मिला, यानी योगफल यहाँ परिमेय संख्या मिला। कहने का तात्पर्य है कि अगर अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ठीक उसी तरह से घटाव के लिए भी यह चीज़ है कि यह मिला अपरिमेय संख्या और जब इस तरह का घटाव किया जाए, अपरिमेय संख्या इस तरह की हो तो वह परिमेय संख्या उसका योगफल होगा। गुना में भी वही बात है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल यहाँ अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट 5 लिया जाए तो इसका गुणनफल परिमेय संख्या यानी कि 5 हो रहा है। भाग में भी देखेंगे अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, भाग लगाया और यह 3 आ रहा है। लेकिन जब अपरिमेय संख्या इस टाइप की हो और दूसरी अपरिमेय संख्या भी सेम हो जाए तो उनका भाग एक परिमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों ये संख्या रेखा पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि का स्थान निर्धारण करने के लिए कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, केवल आपको ध्यान में रखना है पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या है। वह कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहाँ देखिए एक संख्या रेखा ले ली गई, ठीक है, और इकाई लंबाई ले लिया गया। अब ये इकाई लंबाई
3 सेंटीमीटर का भी आप ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो यह 1 लिखा, फिर उतने ही दूरी पर 2 लिखा, और बाएं तरफ में भी, बाएं तरफ आगे बढ़े तो ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये है ना, ये गलती से लिखा है, -1 इसे लिखेंगे। और ये फिर आगे बढ़े तो -1.5 होगा ये। और यहाँ पे देखिए कि यह ओ लिखा 0, ओ का मान दिया 0 इधर, और यह ए का मान दिया 1, और इस ओ ए पे एक लंब रेखा खींची जा रही है। ठीक है, और यह लंब रेखा की लंबाई कितनी होगी, यह 1 होगी। ठीक है, 1 इकाई। जो ओ ए का यहाँ से दूरी है वही दूरी ए बी का होगा। अब ये 90 के सामने तो क्या मिलता है, कर्ण मिलता है। कर्ण बराबर क्या हम लोग जानते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 हो गए ना। अब यह जो दूरी हो गई ओ बी की, यह √2 हो गया। अब स्क्वायर रूट अगर बोला जाता है कि इसका संख्या रेखा पर इसे दर्शाइए, तो ये केंद्र सेंटर ओ मान लेते और कंपास को रखकर यह ओ बी रेडियस ले लेते, त्रिज्या ले लेते, और एक चाप यहाँ से खींचते, और ये चाप आके यहाँ कहीं मिलता। ठीक है, तो यह आपको √2 का वैल्यू मिलता है, यहाँ पे √2 का स्थान मिलता संख्या रेखा पर। अब देखिए बच्चों कि हमें क्या है, √3 चाहिए। तो 3 के लिए क्या करना है कि √2 के ऊपर फिर इकाई लंबाई का लंब खींचा। ठीक है, तो ये सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण क्या जानते हैं हम लोग, लंब का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये इसका स्क्वायर करने से 2 मिला, इसका स्क्वायर करने से 1 मिला, 2 और 1 3 हो गए, और 3 का वर्गमूल ये हो गया। यानी यह ओ सी की दूरी जो है वह 3 की है। तो ओ को केंद्र मानकर ओ सी को त्रिज्या लेकर इसे इस तरह से एक चाप खींचा जो कि डी बिंदु पर छू रहा है। या डी बिंदु पर छू रहा है, या √3 को दर्शा रहा है। इसी तरह से अगर इकाई लंबाई यहाँ पे ले लें तो ये 4 का आ जाएगा। फिर इस पे लंब खींच दें, 4 √4 आएगा जिसका मान हो जाएगा 2, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक यही चीज़ दोहराएंगे। तो यहाँ पे आपका 5 के लिए इधर से जाएगा और ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये √3 का था। 3 से आगे बढ़ेंगे √4, फिर √5, इस तरह से आगे इस तरह से भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब √5, √6 और √7 का स्थान निर्धारण करना है। तो यह इस टाइप से अगर करेंगे तो बहुत सरल होगा। ओ से ए तक 1 इकाई मान लिया, ए से बी तक 2 इकाई मान लिया। ठीक है, और ये इस पे बी पर एक सी बी एक लंब खींचा जो कि 1 इकाई का होगा। यानी बी सी की दूरी जो है वह ओ ए की दूरी के बराबर होगा। तो यह लंब खींचा तो बी के सामने का क्या हो जाएगा, यह ओ सी हमारा कर्ण हो जाएगा। और ओ को केंद्र मानकर ओ सी को त्रिज्या लेकर एक जो चाप खींचेंगे वह संख्या रेखा को डी पर छुएगा। तो यह डी का स्थान हमें √5 देगा। डी के स्थान पर √5 है, √5 है। तो ये √5 क्यों हुआ, जरा आप देखिए,
यहाँ से यहाँ 1 है, फिर यहाँ से यहाँ 1 है, यानी 1 1 2 हो गया, ओ बी तक की दूरी 2 हो गई और ये 1 है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, किसका वर्गमूल, इस ओ बी का स्क्वायर का वर्गमूल और बी सी के स्क्वायर के वर्गमूल, यानी 2 का वर्गमूल 4 हो गया और 1 का वर्गमूल 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गए। तो ओ सी की दूरी कितनी हुई, यह वर्गमूल 5, और उसी को संख्या रेखा पर चाप की मदद से ले आए डी पर। अब ये जब ओ डी की लंबाई कितनी हो गई, यह वर्गमूल 5 हो गए। 5 डी पे फिर एक चाप खींचा ई डी और ओ को ई से मिला दिया, तो ओ ए की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 5 का स्क्वायर यानी ओ डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यह 6 हो गया, यानी ओ ई क्या हो गया, स्क्वायर रूट 6 हो गया, 6 का वर्गमूल। फिर वैसे ही ओ को केंद्र मानकर ओ ई को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो कि एफ बिंदु पर संख्या रेखा को छू रहा है। यह एफ बिंदु किसके लिए आएगा, यह 6 का वर्गमूल के लिए आएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और 7 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है और सरल है, लेकिन सरल कब होगा, जब आप इसे घर पर बनाएंगे। धन्यवाद।